एक व्यक्ति शहर में कमाने के लिए जाता है, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटता। उसे एक ऐसी लत लग जाती है कि उस लत में उसकी एक दिन लाश बरामद होती है। जब पुलिस उसकी लाश की शिनाख्त करती है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी काफ़ी खराब हो चुकी थी। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में जब पुलिस जुटती है तो एक ऐसी हकीकत साथियों सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग हैरान थे। तो नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम की। गुरुग्राम में 10 जून को एक व्यक्ति धनकोट नहर की सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए जब उस व्यक्ति ने तेल पानी, एक जाल होती है, उस जाल को सफाई करने के लिए, कचरा निकालने के लिए नहर से जब वो फेंकता है तो उसमें देखता है कि एक बोरी आकर फंसी हुई है। अब वह बोरी उस जाल में इस कदर फंस चुकी थी कि उस जाल उस व्यक्ति से उठ नहीं पा रहा था। वो काफ़ी वजन था। अब उस बोरी को हटाने के लिए वह व्यक्ति एक फावड़े का इस्तेमाल करता है। फावड़े से उस बोरी को हटाने की कोशिश करता है, तभी बोरी खुल जाती है और उस बोरी में उसे एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। अब वह लाश देखकर सन्न रह जाता है। फौरन ही गुरुग्राम के धनकोट चौकी पर वह फोन करता है। वहां से कुछ पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं। उस व्यक्ति की मदद से उस बोरी को बाहर निकाला जाता है नहर से। बोरी से लाश को बाहर निकालने के बाद जब पुलिस उस लाश की शिनाख्त करना चाहती तो आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसे पहचानता था। उसकी बॉडी फूल चुकी थी, चेहरा बिल्कुल फूल चुका था पानी में रहने की वजह से, और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके शरीर पर कुछ निशान थे, MKY, कुछ इस तरह के निशान उसके शरीर पर थे। अब पुलिस बॉडी को मोर्चरी हाउस में रखवा देती है और जगह जगह आसपास जितने थाने थे, पुलिस चौकियाँ थी, वहाँ वह इन्फॉर्म करते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने भी उनके ग्रुप थे उनमें वह उसकी बॉडी की फ़ोटो, उसके हाथ पर जो पहचान बना हुआ था उसकी फ़ोटो लेकर उस ग्रुप में भेजते हैं। अब 10 जून की अब घटना रहती है। अब देखते ही देखते एक थाने में एक शिकायत दर्ज थी। एक दिन पहले यानी कि 9 जून को एक व्यक्ति घर से रात करीब 12 बजे अपने कंपनी में काम करने के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचता है। अब 10 जून को भी वह घर नहीं पहुंचता है। 9 जून को शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब देखते देखते 2 दिन हो गए थे। पुलिस उधर जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल कर रही थी कि 2 दिन हो जाते हैं और उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से गायब था। व्यक्ति का नाम पुष्पेंद्र रहता है। दरअसल पुष्पेंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हुई थी। वह गुरुग्राम के एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। अब वह जब छुट्टी लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है शहर घूमने के लिए। अब इस पर वह तैयार हो जाता है। अपनी पत्नी को लेकर गुरुग्राम में सेक्टर 99 में जाकर वह एक किराए का मकान लेता है और वहीं वह रहने लगता है। पत्नी भी खुश रहती है, पति भी खुश रहता है। अब पति आए दिन रोजाना की तरह अपनी कंपनी में काम करने के लिए जाता था। काम करते करते वहाँ एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसका नाम नीलम रहता है। नीलम एक ई-रिक्शा चालक की पत्नी रहती है। वह भी उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली होती है और वह अपने पति के साथ गुरुग्राम में काम करने के लिए गई थी और गुरुग्राम में ही उसका पति रिक्शा चलाता था। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को घर आता था। कभी कभी रात को भी वह इमरजेंसी में रिक्शा लेकर चलाने के लिए चला जाता था। इधर पत्नी उस कंपनी में नीलम काम करने लगी थी जिस कंपनी में पुष्पेंद्र काम करता था। नीलम भी बेहद खूबसूरत थी, पुष्पेंद्र भी बेहद हैंडसम। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे। पुष्पेंद्र के नीचे यानी कि जूनियर के पद पर नीलम काम करती थी। दोनों काम करते करते दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं तो पता चलता है कि दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब एक ही राज्य के रहने वाले होते हैं। अब इस बात को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब उधर पति दिन में रिक्शा चलाता था
और इधर नीलम कभी कभी काम पर न जाकर घर पर रहती थी। एक दिन नीलम पुष्पेंद्र को फोन करती है, जो उसी मोहल्ले में रहता था, अपनी पत्नी के साथ। वह कंपनी गया हुआ था। पता चलता है कि आज उसका पति नीलम का घर पर नहीं है, रिक्शा चलाने के लिए बाहर गया हुआ है। अब वह फोन कर पुष्पेंद्र को अपने घर बुलाती है, और इधर पुष्पेंद्र पत्नी के रहते हुए, शादीशुदा होते हुए भी अब उसका अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं हो पाता है। अब उसके प्यार के चक्करों में पड़कर पुष्पेंद्र नीलम के घर चला जाता है। नीलम के घर जाता है और वहां जाकर उसके साथ पूरा समय, पूरे दिन उसके साथ रहता है। इस बीच दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और प्यार इस कदर सर चढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब संबंधों का दौर शुरू हो चुका था। समय बीतता गया। अब इधर पुष्पेंद्र अपने पत्नी को समय ना देकर अब आए दिन कंपनी जाता था, और कंपनी में जो समय बचता था उसे नीलम के साथ व्यतीत करता था। कभी कभी नीलम को लेकर पार्कों में घूमने के लिए जाता था, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता था, और जो भी पैसे कमाता था कुछ पैसे नीलम को भी दे दिया करता था, कुछ पैसे अपने पत्नी को दे दिया करता था। उधर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आज काम पर नहीं जाना है, आज मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में घूमने के लिए दिल्ली चले। अब पुष्पेंद्र परेशान हो जाता है। उधर बार बार नीलम उस पर फोन कर रही थी कि आज कंपनी क्यों नहीं आए हो। अब वह बहाना बनाता है पत्नी को घुमाने का। नीलम को जलन होने लगती है। नीलम कहती है, आज मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ। अब इधर वह किसी तरह से नीलम को मनाता है और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली शहर घूमने के लिए जाता है। दिल्ली के पार्कों में घूमने के लिए जाता है। शाम हो जाती है। पत्नी को घुमाने के बाद अब अपने कमरे पर लेकर जाता है। कमरे पर जाने के बाद फिर नीलम का बार बार फोन आ रहा था। उधर पत्नी पूछती है कि किसका फोन बार बार आ रहा है, जो इतना परेशान हो रहे हो। पुष्पेंद्र कहता है, देखो कंपनी में बहुत काम है, कंपनी से बार बार फोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अब उधर अपनी पत्नी को अकेला रूम पर छोड़कर पुष्पेंद्र कंपनी चला जाता है, और उधर नीलम से बातचीत शुरू हो जाती है। नीलम अब नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको जलन हो रही थी कि वह अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है, और नीलम बेहद मोहब्बत करती थी पुष्पेंद्र को। अब वह पति पत्नी को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहती थी। अब इधर पुष्पेंद्र किसी तरह से नीलम को मनाता है, फिर बातचीत दोनों में शुरू हो जाती है। फिर समय मिलता है। पुष्पेंद्र नीलम के कमरे पर जाता है। इधर पति आए दिन रिक्शा चलाता था, मेहनत मजदूरी करता था, और पुष्पेंद्र उसकी पत्नी नीलम के साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब उसका पति रिक्शा चलाने के लिए शहर में जाता है, तो वह देखता है कि नीलम और पुष्पेंद्र दोनों एक दुकान पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब इसी बीच उसका पति रिक्शा चालक जो रहता है वहाँ रिक्शा खड़ा करता है, और दोनों की हरकतों को देखने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बातचीत कर रहे थे जैसे कोई पति पत्नी हो, कोई प्रेमी प्रेमिका हो। अब इस बात को रिक्शा चालक नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। घर जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, तो पत्नी कहती है कि मेरे कंपनी में ही काम करते हैं, हम दोनों लंच के लिए बाहर आए थे, एक दुकान पर कुछ नाश्ता करने के लिए हम लोग ठहरे थे, तभी हम दोनों की बातचीत हो रही थी। अब रिक्शा वाले को लगता है कि शायद पत्नी सही कह रही है। अब वह वहाँ नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर नज़रें बनाए हुए रहता है। एक दिन जब वह घर पर आता है तो देखता है कि घर से उसका मालिक यानी कि पुष्पेंद्र उसके कमरे से बाहर जा रहा है। अब जैसे ही वह वहाँ रुकता है, जब यह सब देखता है कि पुष्पेंद्र उसके कमरे में क्या कर रहा था, वह जाकर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है कि पुष्पेंद्र, तुम्हारा मालिक आज घर पर क्या करने के लिए आया था। तो महिला कहती है नीलम कि आज पुष्पेंद्र इधर से गुजर रहा था, यही पास में ही रहता है, तो उसने कहा कि चलो मैं आज तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा कुछ किराया बच जाएगा, किराया बचाने के चक्कर में मैं उसके साथ आ गई। अब रिक्शा चालक पति को बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी को कोई और लेकर घूम रहा है। वह मना करता है अपनी पत्नी को कि देखो यह सब सही नहीं है, गैर मर्द के साथ तुम घूम रही हो, जो लोग देखेंगे वह क्या कहेंगे। वो अपनी पत्नी को समझाता है। लेकिन एक दिन रात में जब वह थका रहता है, सो रहा था, तभी नीलम के फ़ोन पर उसका फ़ोन आता है। अब उस दिन नाइट शिफ्ट में वह अपनी कंपनी में पुष्पेंद्र रहता है, लेकिन नीलम अपने घर पर रहती है। अब पुष्पेंद्र की बेचैनी बढ़ने लगती है और वह नीलम को फ़ोन लगा देता है। नीलम से बातचीत कर रहा था,
तभी इसी बीच उसके पति की नींद खुल जाती है और वह सारी बातों को सुनता है। अब वह समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। अब वो अपने पत्नी को अपने से दूर जाते हुए देख रहा था। अब वह परेशान होने लगता है। अब आए दिन अपना ई रिक्शा लेकर जब वह मार्केट निकलता था बाजार में चलाने के लिए, तो उसका मन नहीं लगता था। वह घूम फिर कर घर आ जाता था और जब घर पर आता था तो नीलम बार बार उससे जब पैसे मांगती थी तो वह बताता था कि आज उसका मन नहीं था, आज कस्टमर नहीं मिले, कुछ पैसा हाथ नहीं लगा है। अब वह परेशान लगने लगा था। इसी बीच एक दिन जब वह घर पर रहता है, सो रहा था, करीब रात 12 बज रहे थे, नीलम अपने प्रेमी पुष्पेंद्र को फोन करती है। फोन करके अपने कमरे पर बुलाती है। कमरे पर बुलाती है और दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी ई रिक्शा चालक की आंखें खुलती है और वह बाहर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी गैर मर्द यानी कि पुष्पेंद्र अपने प्रेमी से बात कर रही है। अब बात करने के बाद जब वो अंदर आती है तो पुष्पेंद्र उससे पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि रात को तुम्हारा मालिक तुमसे मिलने आया था, सच सच बताओ। अब उसकी पत्नी डर जाती है। डरने के बाद सारी बात बताने लगती है। अब इस पर उसकी पत्नी माफ़ी मांगने लगती है। पति नाराज़ हो जाता है। रिक्शा चालक अपनी पत्नी को छोड़ने की बात करने लगता है। वह कहता है कि तुम जाकर पुष्पेंद्र के साथ रहो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोनों के बीच झगड़ा होता है। इस बीच किसी तरह से पति पत्नी मिलकर रिक्शा चालक और नीलम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब इसी बीच 9 जून को पुष्पेंद्र रात को 12 बजे अपने घर से निकलता है। अपने पत्नी को बताता है कि वह जा रहा है, उसकी नाइट शिफ्ट है। लेकिन 10 जून आ जाता है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। और फिर पत्नी फ़ोन लगाती है, फ़ोन बंद आता है। कंपनी वालों से बात करती है तो पता चलता है कि पुष्पेंद्र यहाँ आया ही नहीं था। अब जब कुछ पता नहीं चलता है तो पुष्पेंद्र के दोस्तों से पूछताछ करती है, बातचीत करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसके पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब एक नई नवेली पत्नी परेशान होकर धनकोट के पास एक थाना लगता है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद वह शिकायत दर्ज कराती है कि उसका पति पुष्पेंद्र 9 जून को रात को निकला था, लेकिन वह वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं है। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। कंपनी वगैरह आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच 10 जून को करीब 10 से 12 बज रहे थे। 10-12 बजे के बीच में एक सफाई करने वाला व्यक्ति धनकोट नहर में कचरे की सफाई कर रहा था, वहाँ से कचरे निकाल रहा था। तभी वह एक जाल डालता है। जब जाल डालता है तो उसमें एक गट्टी, बोरे की गट्टी आके फंसती है, तो उसे फावड़े से हटाता है तो देखता है कि उसमें एक लाश है। अब वो हैरान रह जाता है। पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, बॉडी की शिनाख्त करती है, लेकिन कुछ पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस उसको मोर्चरी में रख देती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस जो है व्हाट्सएप पर शेयर करती है हर थाने में। तभी पता चलता है कि 9 जून को एक व्यक्ति घर से गायब हुआ है। उसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका नाम पुष्पेंद्र है। अब पुलिस उसके पत्नी को फ़ोन करती है, पुष्पेंद्र को फ़ोन कर उसे बुलाती है और मोर्चरी हाउस ले जाती है। बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी कि पत्नी भी पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जो कपड़े उसने पहने थे उससे वह पहचान करती है और उसके हाथ पे MKY वगैरह करके कुछ लिखा हुआ था। उससे वह पहचान करती है और पहचानते ही वह बेहोश हो जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से जब होश में आती तो वह रोने लगती है। वह पुलिस को बताती है कि उसका पति है और वह रात से ही 9 जून से गायब है। अब वह किसी को क्या मुंह दिखाएगी? आखिर कौन हत्यारा है जिसने उसके पति का कत्ल किया? सारी बातें कहते हुए पत्नी जोर जोर से अपने पति के लिए रो रही थी, लेकिन एक पति अपने गंदी लत में मौत की नींद सो चुका था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, पुष्पेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उसी के कंपनी में काम करने वाली एक महिला नीलम से वह बातें करता था। अब पुलिस नीलम के कंपनी में जाती है तो पता चलता है नीलम काम पर नहीं आ रही है। अब नीलम का एड्रेस लेती है तो वहाँ उस एड्रेस पर सेक्टर 99 में जहाँ वह रहती थी वहाँ जाती है। वहाँ जाकर पता करती है धनकोट चौकी के पास में, तो वहाँ पता चलता है कि वह आज ही सुबह कमरा खाली करके कहीं चले गए हैं। अब पुलिस उस महिला और रिक्शा चालक की लोकेशन ट्रेस करती है, मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है वह कमरा बदलकर सेक्टर 52 में आ चुके हैं। अब पुलिस सेक्टर 52 पहुंचती है उसके कमरे पर
पूछताछ करते हुए किसी तरह से उसके कमरे पर पहुंचती है और नीलम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद नीलम टूट जाती है और वह बताती है कि वह उसके साथ नाजायज संबंधों में थी, अवैध संबंधों में थी। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। कई बार शारीरिक संबंध दोनों के बीच बना, लेकिन इस बीच पति ने उसको कई बार एक दूसरे के साथ देख लिया था और पति को शक था और पति ने मुझे छोड़ने की धमकी दी। तो मैं लोक लिहाज के डर से मैंने अब पुष्पेंद्र को मैं मना नहीं कर पा रही थी, तो पति के कहने पर प्लानिंग के तहत 9 जून की रात को 2 बजे फ़ोन किया और वह अपने घर से निकला और 2 बजे के आसपास उसके कमरे पर पहुंचा। और जैसे ही कमरे पर पहुंचा, उसका पति दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अब जब पुष्पेंद्र, हट्टा कट्टा हैंडसम लड़का, जब बेड पर जाता है और उसकी प्रेमिका नीलम उसे नाजायज संबंधों के लिए उसके ऊपर जाती है, उसे मजबूर करती है, जब वह पूरी तरह से उसके बाहों में डूब जाता है, तभी जो उसका पति रहता है रिक्शा चालक, वह उसका गला दबा देता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। पत्नी हाथ पकड़ लेती है और वह छटपटाने लगता है। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है और पूरी व्यवस्था के साथ, उसी प्लानिंग के तहत रिक्शा चालक एक बोरी लाता और बोरी में उसके हाथ पांव तोड़कर पूरी बॉडी को उस बोरी में डालकर रिक्शे से ले जाकर धनकोट नहर में फेंक देता है। फेंकने के बाद अगले दिन ही आकर वह कमरा बदल देता है। उसे लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा और वह बच जाएगा, लेकिन शायद वह अनजान था कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहनलाल शेटिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से, रोजाना हमारी कहानी को सुनते हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से, वे भी हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल सिंह हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है साथियों कहानी अच्छी लगी हो, तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।